of indirect tax laws, which is applicable for September 2025 and onward a time. So discuss करते हैं हम. There are only 35 MCQs in totality, so let's discuss it one by one. So starting with the MCQ number 1. So case scenario number 1. सुपर तो अपन पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में पूछा क्या क्या है, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाए. Total GST liability, which is net of ITC, Fanny of Alpha Limited for the month of January, which is payable through GST and portal is liability बतानी है. Okay. What shall be the gross IGST liability without any adjustment of ITC, Fanny of Supernova India Limited for the month of January? Whether ITC is available on the GST paid by Super on the invoice amounting this to the hotel located in Mumbai, Maharashtra for the stay of employees. If yes, please specify the amount. And whether GST is applicable on the event organized by this in Mauritius, and what is the place of supply in this case. So हम सारा रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं एंड देन मैच करेंगे हम आंसर वन बाय वन. सो पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा कि हमें केस स्टडी को रीड करना है. आई हैव पेन पेपर एज वेल एज कैलकुलेटर भी है. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो सिटिंग विथ दिस मिनिमम रिसोर्सेज. सो सबसे पहले हम जो है कैश सिनेरियो नंबर 1. तो टोटल 35 कैश सिनेरियो ही है एंड एग्जाम में भी अराउंड 30 डेज है. तो अगर हम ऑन एन एवरेज 2-3 भी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और एटलीस्ट हम एमसीक्यू में इतना लैग नहीं करेंगे इन अवर एग्जामिनेशन. तो बिना बकवास किए लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रोसीड. दैट इज स्टार्टिंग है कि सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड एक 100% सब्सिडी है किसकी, सुपरनोवा LLC जापान की. तो सुपरनोवा इंडिया जो है वो 100% सब्सिडी है, जो कि एक और सब्सिडी है जापान में जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द स्टेट. ये जो हमारी सुपरनोवा है वो हमारी गुजरात स्टेट में है. ओके. और जो उसके अलावा सुपर INC सिंगापुर इज अनदर सब्सिडी. तो जापान में हमारी एक होल्डिंग कंपनी है और हम जो है इंडियन सब्सिडी हमारी इंडिया में. उसके अलावा एक और जो है उसी की एक और सब्सिडी है अनदर सब्सिडी दैट इज सुपरनोवा LLC एक और अनदर सब्सिडी है एंड दैट इज सुपरनोवा INC एक अनदर सब्सिडी. और वो जो है वो जो फॉरेन कंपनी है वो है सिंगापुर में is another subsidiary. Okay. And is engaged in the supply of industrial goods to customer across the world. तो किस में engage है, वो engage है goods में. Okay. हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करें बिकॉज हम ऐसा मान रहे कि सपोज ये आ जाती है तो हम उसका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कैसे कर ले. आई नो एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होने वाला है बट हम अभी इसको समझने की कोशिश करें. इन इंडिया सुपरनोवा INC इंडिया में जो सुपरनोवा INC है Supernova INC Singapore sells the goods to subcontractor registered under GST in the name of Alpha Limited in the state of Maharashtra. अब क्या हो रहा है इंडिया के अंदर जो हमारी सबसे पहले तो जो सुपरनोवा INC है जो कि सिंगापुर में है, तो इंडिया में वो क्या करी, वो सेल करी है एक सुपरनोवा जो एक सब्सिडी है जो सिंगापुर में है वो इंडिया में सेल कर रही है एक सब कॉन्ट्रैक्टर को सेल करी है इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड को, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है. समझ आ रहा है कि कौन होल्डिंग कंपनी, एक जापान में उसकी सब्सिडी है, सिंगापुर में सब्सिडी है, इंडिया में सिंगापुर वाला एक एजेंट को बेच रहा है जो कि रजिस्टर्ड है एजेंट रजिस्टर्ड है
in the state of Maharashtra. Alpha Limited import the goods sold by Supernova INC. अब क्या है कि जो सुपरनोवा आईएनसी सिंगापुर है वो बेच रहा है, किसको बेच रहा है? अल्फा लिमिटेड को, जो कि महाराष्ट्र में। तो ऑब्वियसली अल्फा लिमिटेड जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है, तभी तो वो ऐसा बोल रहा है। उसके बाद अल्फा लिमिटेड इम्पोर्ट कर रहा है जो भी सुपरनोवा बेच रहा है, एंड कैरीज आउट द अदर टेक्निकल प्रोसेस ऑन सच गुड्स इन द फैक्ट्री लोकेटेड। फिर वो महाराष्ट्र में ही सारी चीजें जो है, मतलब अल्फा लिमिटेड एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, रजिस्टर्ड है, वो इम्पोर्ट कर रहा है सिंगापुर वाली जो सब्सिडी है उससे। और फिर उसके बाद वो कुछ टेक्निकल प्रोसेस उस पर कर रहा है जो भी फैक्ट्री लोकेटेड है इन द महाराष्ट्र। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स बाय अल्फा लिमिटेड, जब अल्फा लिमिटेड सारी चीजों को प्रोसेस कर देगा, द गुड्स आर सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड टू सुपरनोवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर फर्दर सेल्स टू एंड कस्टमर। तो ये जो सब कंट्रैक्टर है उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कर देगा, और फिर उसके बाद जो अल्फा लिमिटेड है, जो सब कंट्रैक्टर है, वो जो हमारी सुपर इंडिया, जो नोवा इंडिया लिमिटेड वाली सब्सिडरी को वो बेच देगा सारा कुछ करके एज अ होल्डिंग कंपनी। अब फिर से हम बात करें कि जो हमारी होल्डिंग कंपनी है सुपरनोवा एलएलसी जापान रिकवर्स एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द सेल्स मेड बाय, वो रिकवर कर रही है, कितना अमाउंट रिकवर कर रही है? इक्विवेलेंट टू 20%। जो हमारी जो होल्डिंग कंपनी है, वो जो उसकी इंडियन सब्सिडी है उससे 20% अमाउंट रिकवर कर रही है, जो भी सेल्स वो कर रही है एज अ कमीशन ऑन अ मंथली बेसिस। तो जो होल्डिंग कंपनी है वो जो उसकी सब्सिडी, इंडियन सब्सिडी से वो 20% कमीशन जो है वो चार्ज कर रही है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी अल्फा लिमिटेड इम्पोर्ट कर रहा है। अल्फा लिमिटेड ने इम्पोर्ट किया है गुड्स वर्थ रुपीज। ये तो हमें पता है कि अल्फा लिमिटेड जो एक सब था वो इम्पोर्ट करा था गुड्स को, जो उसकी सिंगापुर वाली सब्सिडी थी वहां से वो इम्पोर्ट करा था। तो जहां से वो इम्पोर्ट करा था तो वो गुड्स की वर्थ क्या है? गुड्स की वर्थ है दैट इज रुपीज 10 लाख। गुड्स की वर्थ कितनी है? दैट इज 10 लाख रुपीज फ्रॉम दिस सिंगापुर, एंड द इंटरस्टेट परचेज ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर डोमेस्टिक मार्केट अमाउंटेड टू। और वो कुछ इंटरस्टेट परचेज भी करता है। एक तो ये इम्पोर्ट कर रहा है, 10 लाख तो हो गया कि वो इम्पोर्ट कर रहा है, उसके अलावा वो क्या करता है? कुछ इंटरस्टेट परचेज भी करता है। वो कुछ इंटरस्टेट परचेज भी करता है जिसका अमाउंट है कितना? जिसका अमाउंट है 2 लाख। कहाँ से करता है? वो डोमेस्टिक मार्केट से करता है। वो और भी कुछ, जो अल्फा लिमिटेड सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो और भी कुछ डोमेस्टिक मार्केट से क्या करता है? इंटरस्टेट परचेज करता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी में। एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस गुड्स सोल्ड बाय अल्फा टू सुपरनोवा, और जो अल्फा जो है वो सुपरनोवा जो इंडियन कंपनी है उसको जो बेचता है सामान, फर्दर अल्फा लिमिटेड जो सुपरनोवा को बेचता है उसका अमाउंटिंग है 10 लाख। और फिर सुपरनोवा जो पे करती है एडिशनल अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2 लाख फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स टू थर्ड पार्टी जीटीए विच वाज कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड टू बी पेड बाय, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअली एग्री हुआ था टू बी पेड बाय। तो वो फर्दर जो है और 2 लाख जो है ट्रांसपोर्टेशन और उसमें सब को पे करती है, जो कि एग्री हुआ था टू बी पेड बाय अल्फा लिमिटेड। यानी कि जो सप्लायर है उसको पे करना था, बट अल्फा लिमिटेड पे कर रहा है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स टू थर्ड पार्टी विच वाज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर विच इज टू बी मेड बाय द रेसिपिएंट, क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट कौन हो जाएगा? सुपरनोवा जो इंडिया का है वो हो जाएगा। उसके बाद विच वाज कॉन्ट्रैक्चुअली एग्री टू बी पेड, अल्फा लिमिटेड आल्सो चार्ज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 12,000 ऑन सच प्रोसेस गुड्स एज मिसलेनियस म्युनिसिपल लेवी अदर देन इन द स्टेट ऑफ। और वो 12,000 कुछ जो म्युनिसिपल टैक्सेस है उसका भी वो उससे चार्ज करने को बोल रहा है। फिर सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सोल्स द गुड्स, वो बेच रहा है द गुड्स जो उसने अल्फा से परचेज किए थे इन द मंथ ऑफ जनवरी, और जिसका डिटेल ये है। फिर जो हमारा इंडियन सब्सिडरी है वो बेच रहा है 6 लाख के गुड्स जो है वो एक्स लिमिटेड एक कस्टमर को बेच रहा है जो कि राजस्थान में है। और फिर वो 8 लाख के गुड्स बेच रहा है जो कस्टमर गुजरात में है, गुजरात के किसी कस्टमर को बेच रहा है, यानी कि वाया लिमिटेड को। एंड देर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। फर्दर एन एम्प्लॉय ऑफ सुपर इंडिया लिमिटेड हैज विजिटेड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अल्फा लिमिटेड इन मुंबई महाराष्ट्र एंड स्टे इन द होटल। फिर वो वहां रह रहा भी है।
स्टे कर रहा है होटल में महाराष्ट्र इन द मंथ ऑफ फरवरी, किस मंथ में, फैब वाले मंथ में। एट द टाइम चेकआउट फ्रॉम होटल द इनवॉइस वाज इशू फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू, इनवॉइस इशू किया गया 1 लाख का। तो होटल हैड टू इशू इनवॉइस इन द नेम ऑफ सुपर, एक एम्प्लॉय है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड का, वो वहां स्टे कर रहा है, इनवॉइस इशू किया है और इनवॉइस जो है कंपनी के नेम पे इशू कर दिया, जीएसटी चार्ज किया वहां पे 14% एस जीएसटी ऑन द टोटल इनवॉइस, एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, amount of 1 lakh, and out of such amount the amount recoverable from the employee towards non-official stay by this recoverable इतना recoverable amount है। okay, fun event had fun events limited, then हमें further दिया है कि फन इवेंट लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कि लोकेटेड है और रजिस्टर्ड है, यहाँ से हम थोड़ा कलर चेंज करते हुए चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी आ गया। फन इवेंट लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि लोकेटेड है और रजिस्टर्ड है। फन इवेंट एक मैनेजमेंट कंपनी है जो कि लोकेटेड है, रजिस्टर्ड है एट न्यू दिल्ली, से हमें मतलब नहीं वो कहाँ रजिस्टर्ड है। ऑर्गेनाइज करिए कल्चरल इवेंट इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर, इसके लिए इन मॉरिशस। अब ये एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इवेंट को ऑर्गेनाइज करी है और इवेंट को ऑर्गेनाइज करी मॉरिशस। अगर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ लिया जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा गुजरात, क्योंकि हमें रेसिपिएंट का एड्रेस देखना है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का एड्रेस, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में हम बोलते हैं कि जहाँ पे इवेंट हो रहा है, अगर इवेंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ रेसिपिएंट। पहले हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सुपर इंडिया लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। इंडिया 100% सब्सिडी और रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो गुजरात में है तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो गुजरात ही हो जाएगा। अगर हमें बाई चांस, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है अभी तक, बट सपोज अगर हमें इन केस अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो किसका होता है, जो हमारा रेसिपिएंट होता है। रेसिपिएंट अब मैं इसको कैसे लिखूँ, यहाँ रेसिपिएंट का हो जाता है और वो हो जाएगा गुजरात। तो अगर इन केस प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ लिया जाए तो हम बता देंगे इसे। ऑलराइट, उसके बाद हमें बता रखा है the opening balance of ITC of both Alpha Limited as well as Supernova India Limited for the relevant tax period. ओपनिंग बैलेंस तो दोनों का nil है। फर्दर देयर इज नो आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन ऑफ अल्फा इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी अपार्ट जो मेंशन किया है, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन। इंट्रा स्टेट के लिए है 9% और इंटर स्टेट के लिए है 18%। जो बेसिक रेट है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वो है नील, कोई ड्यूटी नहीं लग रही है। हावेवर आईजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, आईजीएसटी लग जाएगा अगर आप इम्पोर्ट कर लोगे तो। नो एडिशनल ड्यूटी इज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द फैक्ट सिनेरियो गिवन अबाउ। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो अब हम डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे। जो जो क्वेश्चन सबसे इजी लग रहा होगा पहले इसको कर देंगे। जैसे कि वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय फन लिमिटेड for this in Mauritius and what is the place of supply। तो yes, जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, गुजरात। जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी गुजरात, गुजरात होना चाहिए था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बी होना चाहिए। जो पहले इजी लग रहा है उसको कर लेते हैं, बी होना चाहिए। फोर्थ का भी चेक भी कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। फोर्थ का क्या आंसर है, फोर्थ का यस बी है। तो फोर्थ का आंसर बी है, जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात। क्यों गुजरात है, बिकॉज अगर आपका जैसे कोई सप्लायर है, अगर वो इवेंट मैनेजमेंट वाली सर्विस दे रहा है और अगर आपका जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहाँ का वो है, तो वो गुजरात का था। क्योंकि हमारी जो कंपनी थी सुपर नोवा इंडिया लिमिटेड वो गुजरात की थी। तो इन द प्रेजेंट केस इवेंट मैनेजमेंट सर्विस आर बीइंग प्रोवाइड की गई है बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कि लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली टू सुपर नोवा इंडिया लिमिटेड ऑफ गुजरात
लोकेशन जो है ऑफ बोथ द सप्लायर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, गुजरात। तो जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ बोथ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट की इंडिया? सप्लायर कौन था हमारा? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो शायद दिल्ली की थी, और जो रेसिपिएंट है वो इंडिया का है। यस, रेसिपिएंट इंडिया का ही है। एज पर सेक्शन 12(7), ये कहाँ कवर होता है? 12(7) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट में कवर होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट, अगर कोई वो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन, सिमिलर इवेंट शैल बी द लोकेशन ऑफ, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? रेसिपिएंट का लोकेशन होगा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि लोकेशन जो है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों का लोकेशन इंडिया में है। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का लोकेशन इंडिया में है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं? सिंस इज रजिस्टर्ड है एट द प्लेस गुजरात में, इवन दो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है मॉरिशस में, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, मुझे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला तो सॉर्टेड है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अगर कोई और इजी दिख रहा है, फिफ्थ वाला, whether the ITC is available on the GST paid by Supernova India Limited on the invoice amounting to 1 lakh to the hotel located in Mumbai, Maharashtra for stay of an employee. If yes, please specify the amount. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या ITC चार्ज होगा? एक सुपरनोवा का एक एम्प्लॉय है जो कि होटल में जाके स्टे कर रहा है, एंड वो उसके बिहाफ पे कर रहा है, और उसके अलावा भी हम ये बोल रहे थे कि उससे 50,000 रिकवर हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है, क्या उस पर आईजीएसटी लगेगा? तो अगर हम ऐसा देखें तो शेड्यूल 3 तो बोलता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड नहीं होते हैं। एज पर शेड्यूल 3 तो हमें यही देखने को मिलता है। बट अगर हम देखें कि प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इसमें अगर ऐसा देखें कि वो होटल कहाँ था, दैट होटल वाज एट, होटल था, होटल था मुंबई में। तो होटल तो था मुंबई में, दैट होटल वाज एट मुंबई, महाराष्ट्र में है। और तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और होटल की सप्लाई कौन कर रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर भी महाराष्ट्र में। बट रेसिपिएंट, अगर सपोज इस पे जीएसटी लगता भी है, इन दैट केस तो इट वुड बी एट द रेट ऑफ 14%। बट हमें ये कंफर्म करना जरूरी है, अगर लगेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए, बिकॉज पर पहले हमें ये कंफर्म करना है कि एम्प्लॉयर के जो बिहाफ पे जो हो रहा है, क्या वो सप्लाई भी है या नहीं। अगर वो सप्लाई नहीं है तो फिर आईटीसी की तो कोई बात ही नहीं आती है। और इन केस अगर हम मानते हैं जैसे कि वो जो है प्लेस ऑफ सप्लाई तो मुंबई है, सप्लायर भी मुंबई का है, तो और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ क्या होगा? तो थर्ड वाले को हम एक बार प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में फॉल कर रहा है, तो वो तो सप्लाई नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर भी हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द होटल अकोमोडेशन सर्विस, दो प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तो पूरा क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि जहाँ होटल अकोमोडेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो मुंबई बन जाता है। महाराष्ट्र बीइंग द लोकेशन ऑफ सच होटल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12(3) बोलता है जहाँ पे होटल है वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा एज पर आईजीएसटी एक्ट। Thus, it is an intra-state supplier since the location of supplier hotel is, क्योंकि होटल मुंबई में है, सप्लायर भी तो मुंबई में है। तो ये क्या हो गया? अगर सप्लायर और अगर जो हमारा सप्लायर है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में है, तो वो क्या हो गया? वो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। However, the ITC of the CGST paid on the service is not available as CGST SGST as of one state cannot be utilized for discharging the CGST SGST liability of another state. तो इसमें जो मैं सोच रही थी रीजन के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले की वजह से आईटीसी नहीं है, तो रीजन ये नहीं, यहाँ पे रीजन डिफरेंट है। और ये जो सिनेरियो है, आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी कहीं पढ़ा है, आइदर इन आरटीपी और समवेयर, कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है? आईटीसी का जो क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू अस, हमें नहीं मिलने वाला है।
यहाँ पे दो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में है, सप्लायर भी महाराष्ट्र में है, ये एक इंट्रा स्टेट है। Thus, it is an intra-state supply है, since the location of supplier are also in Maharashtra and the place of supply is also in Maharashtra. However, जो ITC है CGST and SGST paid, बट हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ITC जो है CGST और SGST paid on the said service is not available as CGST SGST of one state cannot be utilized for discharging the CGST SGST liability of another state. तो ये रीजन मेरे को थोड़ा क्लिक नहीं हुआ है अभी तक भी, दो में इवन दो मैंने इसको ऑलरेडी एक बार और पहले भी कहीं पढ़ा है, बट स्टिल आई हैव सम सॉर्ट ऑफ डाउट इन इट कि ये बोल रहा है कि जो आईटीसी होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो भी आपने पे किया है सर्विस पे, वो अवेलेबल नहीं होगा। सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफ वन स्टेट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्चार्जिंग सीजीएसटी एसजीएसटी लायबिलिटी ऑफ अनदर स्टेट। ये बोल रहा है कि जो आपका आईटीसी होगा सीजीएसटी एसजीएसटी का, जैसे किसी स्टेट का है, एक स्टेट का है आपके पास सीजीएसटी एसजीएसटी, तो वो दूसरे किसी स्टेट के लिए आपको अवेलेबल नहीं होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करते हैं। क्या जो आईटीसी अवेलेबल है, जो भी आपने जो जीएसटी पे किया है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ने ऑन द इनवॉइस 1 लाख पे टू द होटल इन मुंबई महाराष्ट्र फॉर स्टे ऑफ एम्प्लॉय, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई। इसका ब्रीफ में ये मतलब है कि एक तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और ये बोल रहा है कि अगर एक स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी तो वो किसी दूसरे स्टेट के सीजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा लाइन दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉय है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, एक एम्प्लॉय है, देयर इज वन एम्प्लॉय है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, वो विजिट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, वो विजिट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अल्फा लिमिटेड। एक एम्प्लॉय है और वो अल्फा लिमिटेड जो एक यूनिट है मुंबई महाराष्ट्र में, वहां विजिट कर रहा है, उसके होटल में रह रहा है। इन द मंथ ऑफ फरवरी एट द टाइम चेकआउट फ्रॉम होटल एंड इनवॉइस इशू किया गया था। जब उसने चेकआउट किया था, जब वो होटल से बाहर गया था, तो 1 लाख का इनवॉइस बना था। एंड होटल हैड इशू द सेम इन द नेम ऑफ, और होटल ने इशू कर दिया था सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड को, और उसमें जीएसटी भी चार्ज किया था ऑन द टोटल अमाउंट पे। आउट ऑफ सच अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय टुवर्ड्स नॉन ऑफिशियल स्टे बाय सुपर नॉन ऑफिशियल स्टे, आउट ऑफ द सेड अमाउंट, जो अमाउंट रिकवर हुआ एम्प्लॉय से टुवर्ड्स अ नॉन ऑफिशियल स्टे बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड वाज दिस। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना अगर, क्योंकि ये एमसीक्यू जो है बार बार रिपीट हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। तो हमने ये वाला भी एक बार के लिए तो पढ़ लिया है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान में रखते हैं, और इसको एट प्रेजेंट तो हम ये मानते हैं कि हमने इसको पढ़ा है, बट हमें इसका रिवीजन चाहिए होगा, और हो सकता है हमें बाय द टाइम ये और ज्यादा क्लैरिटी से पता चल जाए। उसके बाद हम बोल रहे हैं व्हाट शैल बी द ग्रॉस आईजीएसटी लायबिलिटी विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी को एडजस्ट नहीं करना है, सिर्फ आईजीएसटी की लायबिलिटी पूछ रहे हैं फैनी सुपर इंडिया लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। क्या सुपरनोवा के पास मंथ ऑफ जनवरी में क्या आईजीएसटी की कोई लायबिलिटी है? इसने सप्लायर ने कमीशन दिया था जापान वाली कंपनी को फॉर एन अमाउंट ऑफ, तो आईजीएसटी तो वही आ रहा है, इसके अलावा तो वो कोई बाहर कुछ भी सेल नहीं कर रहा है। और एक और क्वेश्चन पूछा है टोटल जीएसटी लायबिलिटी क्या है नेट ऑफ आईटीसी, इसमें आईटीसी का एडजस्टमेंट करना है, तो पहले हम ये आईजीएसटी वाली लायबिलिटी देख लेते हैं, सुपरनोवा वाली। हमें ये तो पता है कि सुपरनोवा क्या कहाँ पे क्या कर रही है। जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो हमें ये पता था कि इसमें तो आईजीएसटी वाली लाइबिलिटी फन इवेंट लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ न्यू दिल्ली हैड ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इन द मंथ, इसका तो ओनली प्लेस ऑफ सप्लाई दिया है, इसका तो कंसिडरेशन भी नहीं पता है, तो इस वाली लाइबिलिटी के लिए बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय वाला केस आ गया, ये भी नहीं है। आप सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सोल्स द गुड्स परचेज फ्रॉम दिस इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्या हमसे जनवरी का डिटेल पूछा जा रहा है? यस, हमें पूछा तो जनवरी का ही जा रहा है।
जनवरी का कोई लाइबिलिटी पूछी जा रही है और यहाँ पे भी हमें दिया था अमाउंट जो कि जनवरी से रिलेटेड था। यहाँ पे तो है IGST लाइबिलिटी पूछी जा रही है। अब सुपरनोवा कहाँ का है? गुजरात का, तो ये तो इंटर स्टेट हो गया, तो ये तो है नहीं। अब ये हो गया IGST, तो हमारी IGST बन जाएगी 6 लाख का, 14% होना चाहिए, यानी कि विदाउट सेटिंग ऑफ द IGST। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा आंसर आ रहा है दिस, विदाउट एनी एडजस्टमेंट IGST लाइबिलिटी पूछा जा रहा है हमें। रेट क्या है हमारे? रेट हमारे पास दूसरी है, वो वाली दूसरी थी। मेरा आ रहा है 54,000 CGST, सॉरी IGST के लिए होगा 1,08,000 मेरा आंसर आ रहा है। सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का 1,08,000 तो उस कस्टमर पे आ रहा है, हमारा एक्स वाले कस्टमर पे, तो 6 लाख का 18%, ये तो आ गया हमारा 1,08,000। उसके बाद IGST, क्योंकि सुपरनोवा ने जो उसकी जापान वाली होल्डिंग कंपनी है उसको भी दिया था अमाउंट, कमीशन दिया था। एंड कमीशन कितने पे दिया था? कमीशन डेट वॉज हमारा स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था कि वो जितनी सेल करेगा उसका 20%। अब उसने सेल कितने की है? 20% of sales made by Super India Limited at a commission on a monthly basis। तो सुपरनोवा ने कितनी सेल्स की है ये जानना पड़ेगा हमें उसके लिए। टोटल 14 लाख की सेल की है उसने जनवरी मंथ में, बिकॉज उसने क्या है कि जो राजस्थान का कस्टमर है उसको भी तो सेल किया था प्रोडक्ट अपना। तो जनवरी मंथ में ये गुजरात वाला, ये ये वाला भी आएगा, दो ये इंट्रा स्टेट है, बट ये वाला भी सेल किया है उसने जनवरी मंथ में, तो अराउंड 14,000 की 6 लाख और 8,000, यानी कि 14 लाख की सेल की है, और उसका हम ले लेंगे 20%, यानी कि 2,80,000। 2,80,000 का जो है 2,80,000 14 लाख की टोटल सेल की है, जिसका 20% कितना होता है? 2,80,000। और इस पे GST जो है उसको पे करना पड़ेगा, GST RC में पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो कंसिडरेशन बाहर जा रहा है। तो फिर यहाँ पे 18% के अकॉर्डिंग 50,400, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी 1,08,000 और 5,400, 158,400। 158,400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर ये आ जाता है, और हमारा मैच भी कर रहा है। इजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं इस वाले में, बस थोड़ा सा हमें अपना ब्रेन सही से इस्तेमाल करना है। वन फिफ्टी एट 400 आ रहा है, बिकॉज हमने जो बाहर वाले कस्टमर को, एक तो हमने राजस्थान वाले कस्टमर को किया था, उसके अलावा हमने जो उसको कमीशन दिया है हमारी होल्डिंग कंपनी को, वो भी काउंट हुआ। अब हमें यहाँ पे फाइनली कंप्यूट करना है, तो हमारा ऑलमोस्ट कितना कितना पार्ट हो गया है वो यहाँ से हमें दिख रहा है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में से कुछ भी अभी जो हमें फर्स्ट के लिए कंप्यूट करना है वो कोई भी पार्ट नहीं आने वाला है, और जनवरी वाला पार्ट भी हमारा हो गया है। तो वैसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। द टोटल GST लाइबिलिटी नेट ऑफ टैक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब यहाँ पे सारी बातें जो है अल्फा लिमिटेड के लिए और फॉर द मंथ ऑफ जनवरी के लिए की जा रही है।
तो अब हमें अल्फा लिमिटेड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अल्फा लिमिटेड जहाँ जहाँ पे भी है हमें उस पर देखना है। तो अल्फा लिमिटेड में क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में पूछा जा रहा है, जो हमारा अल्फा लिमिटेड है वो इम्पोर्ट कर रहा है गुड्स वर्थ रुपीज। नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है, हमें क्या पूछा जा रहा है कि जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है आईटीसी को सेट ऑफ करने के बाद अल्फा लिमिटेड के लिए। तो अब अल्फा लिमिटेड क्या कर रहा है, तो अल्फा लिमिटेड क्या कर रहा था कि अल्फा लिमिटेड एक तो इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट में उसे आरसीएम में पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब परचेज में आ जाएगा आईटीसी का, आईटीसी के इनपुट में आ जाएगा, दो वो कैश में सेट ऑफ नहीं होगा, बट वो इंपोर्ट कर रहा है 10 लाख का, जो कि हमारा आरसीएम में चार्जेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। उसके अलावा वो क्या कर रहा है, वो इंटर स्टेट परचेज कर रहा है फॉर डोमेस्टिक मार्केट 2 लाख ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। वो 2 लाख की इंटर स्टेट परचेज करा, तो 2 लाख पे भी उसका इनवर्ड सप्लाई में चला जाएगा 2 लाख का 18%। उसके बाद वैल्यू प्रोसेस गुड सोल्ड बाय अल्फा, फिर अल्फा, तो अब उसका सेल कितना होगा, वो सेल कर रहा है अमाउंटेड टू 10 लाख, यानी कि वो 10 लाख का सेल कर रहा है। फर्दर सुपरनोवा लिमिटेड पेड एन एडिशनल अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2 लाख फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या है कि वो सेल तो कर रहा है, द वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड बाय अल्फा टू, वो उसको बेच रहा है 10 लाख का, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कंसिडर करना होगा, 2 लाख का बेच रहा है, और फिर सुपर इंडिया लिमिटेड पे कर रहा है अमाउंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग चार्जेस टू थर्ड पार्टी विच वॉज कॉन्ट्रेक्चुअली। किसको पे करना चाहिए था, अल्फा को पे करना चाहिए था, बट सुपरनोवा कर रहा है, तो 10 लाख प्लस 2 लाख। उसके अलावा अल्फा लिमिटेड ऑल्सो चार्ज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू दिस म्यूनिसिपल टैक्सेस, जो कि उसको ही देने चाहिए थे, तो हम इसको भी ऐड कर लेते। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 12, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी कंसिडर करना होगा एज पर सेक्शन हमारा जो 15 है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमारा तो ऐसे ऑलमोस्ट आ गया है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 12 आ रही है, मेरी भी 12 आ रही है, इफ यू एबल टू सी दैट 12,12,000 आ रही है, बिकॉज हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग निकाला है एंड वो 12 आ रही। ओके, तो ये जो है सेल्स तो आ गई हमारी 12,12,000, और इस पे क्योंकि अल्फा लिमिटेड मुंबई का था, वो उसका था, तो यहाँ पे 18% IGST आएगा, तो ये आ जाएगा 218,160। उसके बाद इनवर्ड पे कितना आ रहा है, तो इनवर्ड पे एक तो हमारा आ रहा है 10 लाख का, क्योंकि वो आरसीएम में है वैसे तो 1,80,000, और एक 2 लाख का आ रहा है हमारा, 2 लाख का 18,000, यानी कि 36,000। तो अब यहाँ पे हमारा, अब हम इसे जब सेट ऑफ करेंगे तो कितना सेट ऑफ हो जाएगा, टोटल आईटीसी आउटपुट जीएसटी तो इतना ही आ रहा है 2180। उसके बाद हमारे पास आईटीसी कितना है, 1,80,000 है। आईजीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, आपने इम्पोर्ट किया है तो, और ये 36 हमने जो इंटर स्टेट परचेज की है। तो टोटल जीएसटी लाइबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी थ्रू जीएसटी एंड पोर्टल, तो कितनी जाएगी, हमारा आउटपुट आ रहा है 218,160 माइनस 1,80,000 माइनस 36,000, इट इज 2,160 का नेट आईटीसी मिल जाएगा। इसमें क्या कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा है, प्राइस पेबल फॉर गुड्स सोल्ड टू दिस transportation and handling includable in the value as per 15 to be includable, additional municipal levy also included. Since place of supply is Gujarat being location of goods at the time at which the movement of goods terminate for delivery to the recipient, and location of is the supplier is the interstate है। IGST paid at the time of import of goods, IGST आपको पे करना पड़ेगा, एंड IGST paid on enter, तो हमारा नेट ITC आ रहा है 2160, तो हमारा आ रहा है 2160 वुड बी पेबल, तो ये सही आ रहा है as IGST, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो हमारा ये भी हो गया, तो हमारा फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया है, एंड तो हम आउट ऑफ 10 मार्क्स, बिकॉज 5 MCQ है, तो आउट ऑफ
I think 4 है. 4 MCQ. So out of 8 marks, how much you score? Tell me in the comment section. And yes, subscribe to the channel so that हम सारे के सारे 35 case scenario complete कर ले in a very short manner. And इसको watch on 2x speed. Alright?